Hello students, today I am going to teach you about the first lesson of 11th class Prose, first chapter, The Portrait of a Lady. Prose, right name is Hornbill. देखिए आपको एक बात और बता दें, आप फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है NCERT पैटर्न पर डिपेंड हो गया है। जो पहले सिलेबस था उसके अंतर्गत जो आपकी बुक्स चलती थी प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी, अब वे बुक आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में कुछ वीडियो बनाए थे इसका फर्स्ट पोएम का, पोइट्री का और प्रोज का, लेकिन उसके बाद आपका जब सिलेबस चेंज हो गया है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आ गया है, तो आपके लिए हमने सिलेबस भी भेजा था वीडियो बनाकर, आपने देखा भी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ जो बुक अब चलेंगी, एक चलेगी हॉर्नबिल और एक होगी स्नैपशॉट्स। तो हॉर्नबिल जो है वो एज ए प्रोज है, जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं, वोकेबलरीज क्वेश्चंस हैं, थोड़े और भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हैं। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस उसमें से पुट अप किए जाएंगे और सी पैसेज भी उसमें से आएंगे आपके। तो इसके कुछ चैप्टर वाइज समरी बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस चैप्टर की जो PDF है, पूरे चैप्टर की PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। और उसके साथ साथ हमारे साइट से भी चैप्टर की लाइनिंग चलती रहेंगी, उससे भी आप इसमें हेल्प ले सकते हो। और ये जो चैप्टर है वो खुशवंत सिंह राइटर के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर का नेम क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। राइटर जो है, जिस समय एक छोटा बच्चा था, उस समय उसके माता पिता ने उसे उसकी दादी के पास ही छोड़ रखा था। माता पिता सेटल होने के लिए शहर गए हुए थे, क्योंकि न्यू सेटिंग होनी थी, इसलिए उन्होंने बच्चे की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपनी दादी के पास गांव में ही छोड़ दिया था। दादी बहुत बूढ़ी थी, उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थीं, जैसे कि बुजुर्ग लोगों के होती हैं। लोग कहते हैं कि 10 साल पहले दादी जो थी बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, राइटर कह रहा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि 10 साल पहले भी मेरी दादी पर जो बुढ़ापा होगा वो शायद इसी प्रकार का होगा, क्योंकि वो आज बहुत झुर्रियों वाला उनका चेहरा था। घर में एक फोटो लटकी थी दादाजी की, वाइट कपड़े पहने थे, पगड़ी पहने हुए थे। वो तो इतने ज़्यादा बुजुर्ग लगते थे, लगते ही नहीं थे कि वो मेरी दादी के ही पति हैं, या उनकी एक पत्नी या एक बच्चे भी हो सकता है। ऐसे तो ऐसे लगते थे जैसे कि वो तो नाती पोतों वाले हैं, यानी बहुत बुजुर्ग सी उनकी तस्वीर लटकी हुई थी। दादी जो थी मुझे सुबह उठाती थी, नाश्ता कराती थी, मुझे तैयार करती थी स्कूल के लिए, और मेरे साथ ही स्कूल के लिए चल दिया करती थी। अपने साथ वो बासी बची रोटियां भी लेकर चलती थी। दादी का मेरे साथ जाने का कारण था कि स्कूल गांव से थोड़ा दूर था, और स्कूल और मंदिर एक ही स्थान पर था। जितनी देर में स्कूल में पढ़ता था, उतनी देर दादी मंदिर में बैठा करती थी, और रास्ते में गाय या भैंस या फिर मोस्टली कुत्तों को बासी रोटियों को वो खिला दिया करती थी। और वापस जब हम आते थे स्कूल से लौटकर, तो हम और दादी लगातार बातें करते हुए आते थे।
कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। थोड़े दिनों बाद जब मेरे माता पिता शहर में, मेरे से मतलब यहाँ समझ लीजिए, मेरे से मतलब क्या है, राइटर, यानी राइटर अपनी बात को कह रहा है कि राइटर के जो माता पिता थे जब शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने मुझे भी वहीं पर बुला लिया और मुझे एक अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। दादी भी मेरे साथ ही थी। शुरू में तो मैं उनके साथ ही रहता था, लेकिन जब मैं स्कूल से आता था तो दादी और मैं थोड़ी बहुत बातें करते थे, लेकिन जैसे जैसे मेरे सिलेबस के विषय में दादी को पता चलता गया तो दादी मुझसे थोड़ा थोड़ा दूर जाती गई, मुझसे बातें भी कम करने लगी थी। अब एक दिन अचानक से मैंने कहा आकर, स्कूल से आकर, कि मेरे यहाँ अब म्यूज़िक की क्लास भी स्टार्ट होंगी। मैं बहुत खुश था, घर वाले भी बड़े खुश थे, लेकिन मेरी दादी को कोई खुशी नहीं थी और उन्हें कोई जवाब भी नहीं दिया। इससे साफ पता चलता था कि वो मेरी म्यूज़िक की क्लास से एग्री नहीं थी। उनका मानना था कि म्यूज़िक जो है सिर्फ वेश्याओं या फिर गलत लोगों का ही विषय होता है। अच्छे विद्यार्थियों को, अच्छे बच्चों को ये शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपने तरीके से सोचती थी। अब समय परिवर्तन है, समय के अनुसार सारे विषय पढ़ते हैं, लेकिन वो मुझसे अब ज़्यादा बात नहीं करती थी। धीरे धीरे मैं पास होता गया, विश्वविद्यालय में पहुंच गया। अब मेरा रूम भी दादी से अलग हो गया। अब मेरी दादी और मेरे बीच में कोई भी वार्तालाप नहीं होता था, लेकिन मेरी दादी का एक कार्य था, जैसे वहाँ पर जानवर को रोटी खिलाया करती थी, इसी प्रकार से यहाँ पर आकर वो चिड़ियों को रोटियों के टुकड़े डाला करती थी और माला जपती रहती थी और उनके होठों पर प्रार्थना बनी रहती थी। विश्वविद्यालय के बाद मुझे बाहर पढ़ने के लिए विदेश में भी जाना था। जब मुझे बाहर भेजा जा रहा था तो भी दादी ने अपनी असहमति जताई, लेकिन मुझे जाना था, इसलिए किसी ने भी कोई मना नहीं किया। फिर दादी को भी शांत होना पड़ा, दादी ने भी कुछ नहीं कहा। मुझे छोड़ने के लिए वो स्टेशन पर भी गई और वो इतनी बूढ़ी थी उस समय कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस आकर उनसे मिल पाऊंगा। और जब मैं उनके पैर छू रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो मैं उनके पैर अंतिम बार छू रहा हूँ। मैं बाहर चला गया, पढ़ाई करता रहा और यहाँ से भी अपने दादी, घर वालों सबकी जानकारी में लेता रहा। जब मैं वापस लौटा तो भी दादी स्टेशन पर मुझे लेने के लिए आई हुई थी। मैं मिला उनसे, पैर छुए और फिर मैं सभी के साथ में घर वापस गया। मैं बहुत खुश था। दादी भी शांत थी, क्योंकि उन्होंने अब ज़्यादा बोलना ही बिल्कुल बंद कर दिया था। केवल उनके होठों पर अब प्रार्थना सी रहती थी और वे बुदबुदाती सी रहती थी। अब वो मेरे कमरे की तरफ भी नहीं आया करती थी। हम अलगाव कुछ ज़्यादा ही हो गया था। ये अलगाव क्या था, विचारों का थोड़ा अलगाव हो गया था। कुछ दिनों बाद दादी को बुखार आया और दादी बीमार पड़ गई। हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की, लेकिन दादी ने पहले तो कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर उनकी बीमारी बढ़ती ही चली गई। ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन दादी फिर ठीक नहीं हुई और अंत में जब दादी ज़्यादा बीमार पड़ गई तो दादी ने बोलना भी बंद कर दिया और उनके होंठ अभी भी बुदबुदा रहे थे। और एक दिन दादी की सांस जो थी वो बंद हो गई, यानी कि दादी मर चुकी थी। जैसा कि सामाजिक नियम है,
हम लोगों ने दादी को चारपाई से नीचे उतारा और जमीन पर लेटा दिया। सभी लोग बहुत दुखी थे, मैं भी बहुत दुखी था। और अंतिम यात्रा के लिए जब दादी को सजाया जा रहा था तो मैंने अंदर तक गया घूमने, और वहाँ देखा मैंने धूप की थोड़ी सी आ रही थी रफ, वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाएँ बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मानो वो भी दादी के शव पर शोक कर रही हूँ। मेरी माँ ने आकर कुछ रोटी के जो टुकड़े पड़े थे चिड़ियों को डाल दिया जिससे कि चिड़ियाँ खा लें, लेकिन चिड़ियों ने एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं छुआ। मेरी दादी को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया, टुकड़े वहीं पड़े रहे और चिड़ियाँ भी वापस उड़कर अपने जगह पर चली गई। अगले दिन रोटी के टुकड़ों को उठा दिया गया और फेंक दिया गया। इस तरीके से मेरी दादी की ये अंतिम यात्रा हुई। और इसी के साथ साथ मैं इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको एक PDF के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, जिसको कि आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और साइड में भी कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, चलते रहेंगे, उससे भी आप लिख सकते हो। मैं बता दे रही हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप अपनी नोटबुक में कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इस चैप्टर के भी जो PDF है, अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर की भी PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल देंगे। और इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द ऑथर्स ग्रैंडमदर, व्हाई? तो आंसर रहेगा द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज टेरिबली ओल्ड. It was hard to believe that she had ever been young and pretty. It was also hard to believe that she had even a husband. Second question है, what was the grandmother's routine when she lived together with the author in their village home? आंसर रहेगा इसका, the grandmother would wake the author in the morning. She would bath and dress him for school. She would give him breakfast and then accompany him to school. She would read scriptures in the village temple and walk back with the author after school. Next question है, grandmother has been portrayed as a very religious lady. What detail in the story create this impression? आंसर रहेगा, the grandmother spent most of her time saying prayers. She kept telling the beads. She read the scriptures also. Next question है, that was a turning point in our friendship. What was the turning point? आंसर रहेगा, while living in the village, the grandmother used to accompany the author to his school. She helped him in his studies also, but in the city she could neither accompany him to school nor help him in his studies. Next question, what took the place of the village dogs in the grandmother's life in the city? So the sparrow took the place of the village dogs. There were no dogs in the city, so the old lady took to feeding the sparrows. How did Khushwant Singh grandmother react to his receiving education in an English school? So the old lady was unhappy about it. She felt bad that there was no teaching of religion in the English school. She was shocked to learn that the children were taught music at school. ये कुछ important questions हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं।